नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लास्ट 5 ईयर के प्रश्न हैं जो कि आज हमने जो यहाँ पे लिए हैं ये इन्वायरमेंट के हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के जितने भी प्रश्न आए पिछले 5 सालों में 2018 से लेकर के और 2023 तक की परीक्षाओं में, तो वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। देखिए, इन सीरीज से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको ये पता लगेगा 2023 में इन्वायरमेंट से रिलेटेड कितने प्रश्न पूछे गए। ठीक है, ऐसे ही पिछले 5 सालों में इन्वायरमेंट से कितने प्रश्न पूछे गए और ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा की दृष्टि से। ये सीरीज़ मैं कहूँ तो आरओ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल आपको होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं वो आरओ और यूपी पीसीएस में एकदम मतलब सेम टाइप में लगभग पूछे जाते हैं इधर उधर से। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे लेंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की 2023 की परीक्षा में कि प्रश्न कौन कौन से पूछे गए और उनके साथ साथ उनका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कि नेक्स्ट टाइम अगर उससे रिलेटेड कोई प्रश्न आते हैं तो आप उनको करने में पूरी तरीके से सक्षम हो। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा और दूसरों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इसमें से क्या है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो होता क्या है। तो सिंपल सा बात है, ये जो बहता हुआ जल को संदर्भित करता है। तो आप इसमें से सिंपली छांट सकते हैं कि नदी जो होगी वो क्या होती है, वो मूवमेंट करते चलती रहती है और बाकी दलदल है, तालाब है और मार्शी एरिया, ये सब एकदम स्टेबल होते हैं। इनका जो एरिया होता है वो बढ़ता घटता है, लेकिन ये अपने प्लेस को छोड़ के इधर उधर नहीं जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे लेते हैं हम। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? अब इसमें आपसे पूछा गया है कि जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो अब 4 ऑप्शन में आनुवंशिकी, आत्मसात्करण और परभक्षी पर नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश और कीट नियंत्रण। तो इसमें से सबसे जो उपयुक्त आंसर होगा यहाँ पे चारों में से, तो वो होगा प्राकृतिक वास का विनाश। आइए देखते हैं कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जैव विविधता के ह्रास के कारण है। ये जो पॉइंट है ये मुख्य परीक्षा के लिए भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, इसमें किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं और पादपों की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहा जाता है? तो उसको हम जैव विविधता कहते हैं। कारण क्या क्या है ह्रास के? तो पहला प्राकृतिक आवासों का ह्रास है, प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन, विदेशी प्रजातियों का संक्रमण है, वन क्षेत्र या वनों की सघनता में कमी है, वन्य जीवों का अवैध शिकार है, औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन है, स्थानांतरी कृषि इत्यादि। तो ये सारे कारण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB स्थित है कहाँ पे? तो वो स्थित है कहाँ पे? जामनगर में स्थित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय सामुद्रिक जैव विविधता केंद्र तटीय क्षेत्रों में जैव विविधता के सुरक्षा उपायों के लिए बनाया गया है। यह सार्वजनिक एवं प्राइवेट भागीदारी में बनाया गया पहला अनुसंधान संस्थान है। यह केंद्र समेकित तटीय प्रबंधन परियोजना का अंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो पोषक स्तर बनते हैं। कैसे बनते हैं पोषक स्तर? तो खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से क्या बनते हैं? तो पोषक स्तर बनते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिसमें किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जीवों द्वारा खाद्य ऊर्जा का यह प्रवाह जो होता है वो एक दिशा में होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो उनका डायरेक्शन होता है वो कैसा होता है? वो यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब कई डायरेक्शन में नहीं होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला को सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। तो 4 पोषण स्तर कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहला पोषण स्तर जो है वो स्वपोषित जीव के लिए, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता के लिए, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता के लिए और चौथा जो है वो सर्वाहारी या तृतीयक उपभोक्ता के लिए है। ठीक है, तो ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो परावैंगनिक विकिरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया, आरओ में पूछा गया, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो है ये समताप मंडल में स्थित है, बिल्कुल रट जाइए। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, परंतु परत के रूप में इसका जो संकेंद्रण है वो 15 से 20 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। यह परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत की जो डॉप्सन इकाई होती है उसमें मापा जाता है और ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस में होता है। अभी जो जल्दी ही MPPCS प्रीलिम्स में पूछा गया था कि ओजोन परत को नापने की इकाई क्या है, तो वो डॉप्सन इकाई है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लवित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो एजोला है। कई बार प्रश्न पूछा गया है।
तो एजोला क्या है? तो ये जल में पनपने वाले छोटे बारीक पौधों की एक जाति होती है जिसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? फर्न कहा जाता है। एजोला की पंखुड़ियों में एनाबिना नामक नील हरित शैवाल की जाति का एक सूक्ष्म जीव होता है जो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है और हरे खाद की तरह फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो यहाँ पे एजोला इसका करेक्ट आंसर होगा। और एजोला को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? फर्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिकी विविधता का रखरखाव कैसे किया जाता है? तो इन सीटू संरक्षण से किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव इन सीटू कंजर्वेशन द्वारा किया जाता है। जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके वास क्षेत्र में ही संरक्षण दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, समुदाय एवं संरक्षण आगार, पवित्र उपवन और उसके बाद समुद्री संरक्षित क्षेत्र, जैवमंडलीय रिजर्व आते हैं। उल्लेखनीय है कि स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत वानस्पतिक उद्यान को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जो वानस्पतिक उद्यान होते हैं उनको अलग से जीवों को लाके वहाँ पे उनको रखा जाता है। इसीलिए इन सिटू कंजर्वेशन ऐसा होता है कि जहाँ पे जो रहने वाले हैं उनको वहीं, अब जैसे मान लिया बाघ है, वो एक एरिया में रह रहा है तो उसी को फिर क्या कर दिया गया? एक संरक्षित क्षेत्र बना दिया। अब उसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा इन सिटू कंजर्वेशन। और मान लिया कोई पक्षी है वो यहाँ पे है और पार्क बनाया गया दूसरी जगह, तो उनको यहाँ पे लाके अगर रखा गया तो इसको कहा जाएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस भाग में हंगुल नामक हिरण पाया जाता है? तो वो पाया जाता है जम्मू और कश्मीर के तांसीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और ये एक लाल हिरण की नस्ल होती है और ये जम्मू कश्मीर का राजकीय जो पशु भी है। और इसका वैज्ञानिक नाम अगर आप कहें तो सर्वस एफलस हंगुल है। सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, बिल्कुल याद रखिएगा। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? कई बार पूछा गया ये प्रश्न कि उनको हम क्या कहते हैं? उनको सतत विकास कहते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सतत निर्वहनीय अवस्था स्थायी विकास शब्द का प्रयोग पहली बार IUCN की अपनी रिपोर्ट में विश्व संरक्षण रणनीति में किया गया। 1987 में WCED ने आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास का वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं को समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है। अर्थात आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही क्या है? सतत विकास है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ये प्रश्न आप बिल्कुल याद रखिएगा। मतलब अगर आप पेपर लास्ट ईयर के देख रहे हैं तो आपको पता होगा ये कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? तो अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये इसमें नहीं है। सतत विकास के लक्ष्य के लिए 2030 एजेंडा अपनाया गया जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल किए गए हैं और इन 17 में ये नहीं है, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं, बाकी सभी हैं। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है किससे? तो वही फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 21वीं शताब्दी के सतत विकास की प्राप्ति के लिए क्या बनाया गया? कार्य योजना बनाई गई और उसी कार्य योजना को क्या कहा जाता है? एजेंडा 21। रियो 10 यानी जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो कि उसके 10 साल बाद हुआ 1992 के, तो ये 2002 तक पहुंचा और एजेंडा 21 के क्रियान्वयन का लक्ष्य दोहराने के साथ ही सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी MDG जिसको लागू करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। तो ये सतत विकास से रिलेटेड है एजेंडा 21। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? वही रिपीटिंग क्वेश्चन है। अब देखिए आप, एक ही प्रश्न को 2 बार पूछा गया और एक ही साल में पूछा गया और मतलब सेम उसका कंसेप्ट है। सतत विकास ये भी है और सतत विकास ये भी है। ठीक है, तो प्रश्न मतलब कुछ पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक हैं एनवायरनमेंट के जिनसे बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और उनको मिसअप करना बिल्कुल मतलब ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ये फिर सतत विकास लक्ष्य और उनकी सूची दी गई किससे किससे रिलेटेड हैं, पूछा गया है कि कहाँ कहाँ पे हैं। तो हम यहाँ पे SDG 10 जो है वो असमानताओं में कमी, SDG 13 जो है वो जलवायु क्रिया, SDG 14 जो है वो पानी के नीचे जीवन और SDG 15 जो है वो ज़मीन पर जीवन। वैसे आप जितने भी SDG हैं उनको एक बार लिख के दीवार पर टांग लीजिएगा जिससे बार बार उनका आप रिविजन करते रहिए क्योंकि प्रश्न है वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इसमें, वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचनाओं के
आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सही है। वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिकी संधारण विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती हैं। क्वेश्चन ये दूसरा गलत है, क्योंकि ये हर तिमाही नहीं होता है ये एवरी 4 ईयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, इसका एक्सप्रेशन भी लिखा गया है। 2014, 2015, 2016 में GSDR के 3 प्रोटोटाइप संस्करणों पर निर्माण करते हुए वर्ष 2016 में सदस्य राज्यों ने निर्णय लिया कि संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट को हर 4 साल में एक बार तैयार किया जाएगा, ताकि उच्च स्तरीय राजनीतिक स्तर पर चतुष्कोणीय SDG समीक्षा विचार विमर्श को सूचित किया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ये BOD के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच करने के लिए एक मापदंड है। आइए देखते हैं BOD का मतलब क्या होता है। तो BOD या जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग एक विश्लेषणात्मक पैरामीटर है जो एक विशिष्ट समयावधि में एक विशिष्ट तापमान पर जल के नमूने में मौजूद कार्बनिक पदार्थों पर पड़ने वाले एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा उपभोग की जाने वाली घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अतः बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के लिए है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो कीटनाशक जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। कुछ प्रदूषक जो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होते हैं वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर अपने विषाक्त प्रभाव को खो देता है, उनको अपघटनीय प्रदूषक कहा जाता है। जैसे बहित मल है, घरेलू अपशिष्ट है, मूत्र, जैविक अपशिष्ट, ये सारे हैं। और जो नहीं खोता है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं अनिम्नीकरण प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कि क्या क्या? तो कीटनाशक DDT 2,4-D है, फिनॉल है, जहरीली भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, निकल, कैडमियम और सारी। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो जल रोकथाम एवं प्रदूषण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? तो वो बनाया गया 1974 में। ठीक है, 1974 में पारित किया गया और 1988 में इसे फिर से संशोधित किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड द्वारा और राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण का नियंत्रण और रोकथाम के विभिन्न अधिकारों को प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जल विभाजक। ठीक है, तो एक भौगोलिक इकाई जो पानी इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है उसे क्या कहा जाएगा? उसे जल विभाजक कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर, तो उनको मरुद्भिद जानवर कहा जाता है। और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत हैं जो नवीकरणीय हैं। पारंपरिक को नवीकरणीय नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ उनका डिटेल लिखा गया है सारा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? तो 2 फरवरी को ही ये 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये सारी चीज़ें करी थी। तो ये 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये जो था ये 2023 का जो प्रश्न पत्र था उसमें ये पूरे प्रश्न आए थे। अब आप देख रहे हैं 21 प्रश्न 2023 में इन्वायरमेंट से खाली खासतौर पर पूछे गए। तो कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है आप ये समझ रहे होंगे। तो इसके बाद हम 2022 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ UPPCS का, उसमें देखते हैं कि पर्यावरण से कितने प्रश्न पूछे गए और वो कौन कौन से प्रश्न पूछे। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो जाहिर सी बात है यूकेलिप्टस है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आप परीक्षाएं दे रहे हैं और आपने लास्ट ईयर के प्रश्न पत्र देखे हैं तो आपको ये मिल जाएगा। तो यूकेलिप्टस जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तो पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन दिया गया है, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। दूसरा है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। और इसमें नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को आपको छांटना है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हैं। कैसे सही हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो पारिस्थितिकी निषेध या निकेत शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जोसेफ ग्रीनले ने 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने क्या कहा? तो इसको कहा है माइक्रो हैबिटेट्स कहा है। पारिस्थितिकी निकेत उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। इसमें प्रत्येक प्रजाति का अपना एक अलग स्थान होता है। यह पर्यावरण उसके विशिष्ट संरचनात्मक अनुकूलनों, शरीर क्रियात्मक और समायोजनों तथा विशिष्ट व्यवहार परक प्रतिरूपों से निर्धारित होता है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन ये सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे देखें तो किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो जो पर्यावरण से फ्रेंडली होते हैं उनको हम इको मार्क प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल देख लेते हैं। तो यह मार्किंग योजना वर्ष 1991 से शुरू की गई। इको मार्क का लोगो मिट्टी का बर्तन है। इको मार्क पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इको मार्क बाजार में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ठीक है, अब आपको बताना है ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी नहीं है। तो CO2 है, उसके बाद जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, ऑर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है देखते हैं। तो 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। विदित है कि वर्ष 1987 में 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस दिवस के मनाए जाने का मूल उद्देश्य यह है कि ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूकता करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान आकर्षित करना। तो ये कारण है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है तो जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य आपको इनको मैच करना है। तो मानस जो है वो कहाँ पे है? असम में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, और नंदा देवी उत्तराखंड में, और पचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था तो निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो यहाँ पे अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये 2030 तक का प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए देखें तो 2030 तक प्राप्त करने के लक्ष्य के विषयों में अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल नहीं है। और जिन विषयों को शामिल किया गया है वो कौन कौन से हैं? तो इसमें गरीबी निर्धनता जो कि SDG 1 है, शून्य भूख SDG 2 है, स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन SDG 3 है, गुणवत्तापरक शिक्षा SDG 4 है, और लैंगिक समानता जो है ये SDG 5 है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ भी ये SDG दिए गए हैं, इनको आपस में मैच करना था। तो SDG 10 जो है ये असमानताओं में कमी को दर्शाता है। SDG 13 जो है वो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। SDG 14 जो है वो जल के नीचे जीवन से रिलेटेड है। SDG 15 जो है वो भूमि पर जीवन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या था? तो इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना गंगा एक्शन प्लान परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद DDT के बारे में कि DDT क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन ये एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। ठीक है, यानी ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो DDT क्या है? एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। यह एक कार्बन क्लोराइड है। इसका विकास मूलतः एक कीटनाशी के रूप में किया गया था, किंतु इसके पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के चलते इसका उपयोग बंद करना पड़ा। सबसे पहले DDT का संश्लेषण सन 1874 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के रसायनज्ञ आथमर जेडलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो ये 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से। तो अभिकथन है तो लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, और कारण जो है वो लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो ये दोनों ही कथन आपस में सही हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पादप प्लवक सूक्ष्म जीव है जो समुद्र में पौधों के समकक्ष है और समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार है। इसके अलावा ये मृत कोशिकाओं को सागर के निचले और अंदरूनी हिस्सों में भेजकर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पादप प्लवक की वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं क्योंकि यह जल का खुला क्षेत्र होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो कोचीन का अड्डा जो है, कोचीन का हवाई अड्डा जो है ये सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया भूतापीय ऊर्जा, उसके बाद फिर पवन ऊर्जा, फिर नाभिकीय ऊर्जा और फिर बायोमास ऊर्जा। तो हम इसका डिटेल देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा आदि अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं, जबकि नाभिकीय ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होते हैं।
तो नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ये सूर्य की ऊर्जा से भी उत्पन्न नहीं होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा का ऐसा रूप है जो परमाणु नाभिक द्वारा मुक्त होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो विधियों द्वारा उत्पादित हो सकती है। पहला, एक तो विखंडन के द्वारा, और दूसरा जो है वो संलयन के द्वारा। नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघली चट्टानों यानी मैग्मा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा जो है ये जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बायोमास। तो जीवित जीवों अथवा मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जैव मात्रा या बायोमास कहलाता है। परमाणु ऊर्जा बायोमास का स्रोत नहीं है। तो बायोमास ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। तो पहला जो है इसमें कृषि फसल के अवशेष आते हैं, वानिकी अवशेष आते हैं, शैवाल आते हैं, लकड़ी प्रसंस्करण अवशेष आते हैं, नगर पालिका के अवशिष्ट आते हैं, गीला अवशिष्ट आता है, लकड़ी की ऊर्जा फसलें आती हैं, और अवशिष्ट औद्योगिक अपशिष्ट आते हैं। तो ये सारा जो बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। परमाणु ऊर्जा यहाँ पे नहीं होगा। और ये गोबर और कोयला, खाद्य और अपशिष्ट ये भी हैं उसी के। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा 537 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक 155 वर्ग किलोमीटर और झारखंड 110 वर्ग किलोमीटर। तो इसके हिसाब से आंध्र प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण यानी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो वो 1986 में पारित किया गया। पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में वर्ष 1986 में पारित किया गया, जो संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। यह अधिनियम भारत सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि वह पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन आदि का उपाय करें। तो ये 86 जो पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम है इसके बारे में सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो ऊन जो है ये जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। अर्थात जैव निम्नीकरण वेस्ट क्रियाकलापों द्वारा घुलकर नष्ट हो जाता है। जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण का बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऊन, रबर आदि जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, जबकि प्लास्टिक के कप, कांच की बोतल और एल्यूमिनियम फाइल्स आदि जो है वो जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की। तो कब मनाया जाएगा, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा डॉल्फिन डे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन प्रजातियों के संरक्षण अभियान के तहत जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 2022 में 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि गंगा नदी की डॉल्फिन को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय प्रजाति घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में मीठे पानी और समुद्री डॉल्फिन दोनों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की। भारत में गांगेय डॉल्फिन की संख्या कितनी है, तो वो 3700 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, तो ये दिवस दिया गया है घटना और अवसर, तो इसको आपको मैच करना है। तो अब जो 18 अप्रैल तो ये विश्व विरासत दिवस, 22 मई जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और दिसंबर 5 जो है ये विश्व मिट्टी दिवस। तो ये 19 प्रश्न 2022 की परीक्षा में पूछे गए थे जो कि पर्यावरण से रिलेटेड थे। अब इसमें से आप ये देख रहे हो कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जो बार बार पूछे जाते हैं, वो हर साल लगभग मतलब जो पर्टिकुलर कुछ टॉपिक है ना उनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आप यहाँ पे उन टॉपिक को सही से आइडेंटिफाई कर पाइए और उनके बारे में अच्छी तरीके से पूरी स्टडी रखिए, जिससे कि जो प्रश्न है वो लगभग आपको मिल पाए। ठीक है, इसके बाद हम 2021 का पेपर देखते हैं जिसमें कि पर्यावरण के कितने प्रश्न पूछे गए और वो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। तो ये 1986 में। आप देख रहे होंगे कि लगभग जो प्रश्न है ना वो बार बार वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अभी इससे पहले 2022 में भी आपने देखा ये 1986 वाला जो प्रश्न था ये आया था।
तो लास्ट ईयर के प्रश्न जो होते हैं इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और लगभग आपको 50-60% जो प्रश्न होते हैं वो लगभग वहीं से मिल जाते हैं। बाकी जो 40% होते हैं वो एक न्यू कॉन्सेप्ट के रूप में आपकी बुक से वो चीज़ें आपको मिलती हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो ये अभिकथन है और कारण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते और मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करती रहती हैं, तभी ये पर्यावरण चलता है। तो कथन गलत हो जाएगा, बाकी कारण जो है ये सही हो जाए। मानव क्रियाओं से जाहिर सी बात है वातावरण प्रभावित तो होता ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1987 में 16 सितंबर के दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने के उपलक्ष्य में विश्व ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की थी। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई, तो वो क्योटो प्रोटोकॉल जब आया था वहाँ पे ये कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 से उत्पन्न हुई। कार्बन क्रेडिट किसी देश द्वारा अपने पर्यावरण परिवेश में हानिकारक गैसों की उत्सर्जन क्षमता को कम करने पर उसे विश्व के सम्मेलन द्वारा दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट को एक प्रकार से वन द्वारा संजोए कार्बन की बिक्री से प्राप्त कीमत कहा जा सकता है। तो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो जैवमंडल और अवस्थिति कहाँ कहाँ पे है? तो सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है, और पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, और नोकरेक कहाँ पे है? ये मेघालय में है। अक्सर कन्फ्यूजन होता है, नोकरेक असम में है लेकिन ये मेघालय में है, बिल्कुल याद रखिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है। तो पेट्रोलियम क्या है? तो ये एक बार समाप्त हो जाएगा तो दोबारा मिल नहीं पाएगा, बाकी और सारे जो हैं उनका नवीकरण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? तो लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषक का सूचक होता है। लाइकेन निम्न श्रेणी की एक छोटी वनस्पति का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता यह है कि ये वायु प्रदूषक स्थलों पर नहीं उगते, जैसे महानगरों, औद्योगिक बस्तियों आदि। इसलिए लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। फ्लाई ऐश जो पॉल्यूशन है वो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। फ्लाई ऐश दहन में उत्पन्न अवशेष है और इसे ग्रिप गैसों के साथ उठने वाले महीन कणों में शामिल होते हैं। औद्योगिक संदर्भ में फ्लाई ऐश आमतौर पर कोयले के दहन के दौरान उत्पन्न राख को संदर्भित करता है। फ्लाई ऐश एक विषम सामग्री है। फ्लाई ऐश में मौजूद मुख्य रासायनिक घटक सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका अभिप्राय है कि देश 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना, बल्कि 2070 तक कहा गया है, कार्बन उत्सर्जन की बात की गई है। और दूसरा जो है वो इसका अभिप्राय किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो केवल 2 यहाँ पे सही है, पहला गलत हो गया, 2070 तक की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिक्स में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो भारत और मैत्री जो है ये 2 हैं। अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित 2 अनुसंधान स्टेशन भारत और मैत्री हैं। इसके पूर्व में दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। वर्तमान में बर्फ में दब जाने के कारण दक्षिण गंगोत्री को सप्लाई बेस के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, जबकि मैत्री अनुसंधान और भारतीय अनुसंधान केंद्र अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये संस्थान और उनकी अवस्थिति यहाँ पे मैच्ड हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी और टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12 है, इकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना और राज्य तथा जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण अनिवार्य किया गया है। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये 2021 की परीक्षा में
पर्यावरण से रिलेटेड 13 प्रश्न पूछे गए। आमतौर पे 19-20 आते हैं, लेकिन यहाँ पे 13 पूछे गए। ठीक है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 की परीक्षा में एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन से प्रश्न पूछे गए? तो पहला प्रश्न इसमें जो आया कि सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण इसका अंश नहीं है? तो यहाँ पे परिचालन, भौतिक, सांस्कृतिक और जैविकीय पर्यावरण के बारे में बात की गई है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो परिचालन पर्यावरण का हिस्सा या अंश नहीं है। पर्यावरण को सामान्यतः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है। तो परिचालन पर्यावरण इसका हिस्सा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1987 में यूएन में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, तो आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से वह एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है जैव भू रसायन चक्र। डिटेल देखते हैं इसके बारे में। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्र कई प्राकृतिक चक्रों में से एक है, जिसके तहत संरक्षित पदार्थों का पारिस्थितिकी तंत्र की जैविक और अजैविक घटकों में प्रवाह होता है। चक्रण के मुख्य रासायनिक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है और सल्फर है। जैव भू रासायनिक चक्र एक पारिस्थितिकी संकल्पना है। यह पारितंत्र की कार्यशीलता का अभिन्न अंग है। इसके विभिन्न रूप हैं, जैसे कार्बन चक्र है, जल चक्र है इत्यादि है। जीव द्रव्य के मूलभूत तत्वों सहित सभी रासायनिक तत्व कुछ विशेष चक्रों द्वारा वायुमंडल से प्राणियों में तथा पुनः वातावरण से मुक्त होकर जीवमंडल में प्रवाहित होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया कहाँ पे? तो वो बेनेट द्वारा किया गया था। तो बेनेट द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा प्रस्तुत की गई। जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी में जीवों, समष्टि समुदायों, पारितंत्र, बायोम तथा जैवमंडल का अध्ययन सम्मिलित है, जो पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तरों की रचना करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द समय के साथ एक निश्चित दिशा में बदल जाती है। झीलों और आर्द्र भूमियों में शुरू होने वाली गीली पारिस्थितिकी संक्रमण श्रृंखला में यह डूबने वाले पौधे, फ्लोटिंग पत्तों के पौधे, पानी निष्कर्षण संयंत्रों, रीड, यांग पेड़ और अल्डर पेड़ जैसे चरम जंगलों तक पहुंचता है। पशु समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र वानस्पति के संक्रमण के साथ बदलते हैं, जिससे व्यापक पारिस्थितिकी संक्रमण परिलक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? तो वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल हैं। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत ताप कितना हो जाएगा? -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि ग्रीन हाउस के प्रभाव के अस्तित्व के बारे में वर्ष 1824 में जोसेफ फूरियर ने सर्वप्रथम बताया था और ग्रीन हाउस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निल्स गुस्टफ ने 1901 में किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये नहीं है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 वायुमंडल में पाई जाने वाली मानवीकृत ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ऑक्साइड डीजल या कोयले के दहन के प्रदूषित धुएं का मुख्य अवयव है। नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा को जन्म देती है। यह पेट्रोल, डीजल और कोयले को जलाने से उत्पन्न होती है और बिजली कड़कने से आसमान में भी बनती है। बच्चों को सर्दियों में सांस की बीमारी के प्रति संवेदनशील बनाती है। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइडों में से केवल 3 ऑक्साइड अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रस ऑक्साइड N2O ही पर्याप्त मात्रा में वातावरण में मौजूद हैं। नाइट्रोजन के 2 अन्य ऑक्साइड जैसे कि नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड NO3 और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यानी N2O5 हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? अब यहाँ पे 4 दिए गए हैं, आपको चारों में से बताना कौन से हैं। तो समुद्र जल का तल बढ़ना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। तो यहाँ पे ये चारों ही सही हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें। और भी यहाँ पे वैश्विक ताप वृद्धि के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं?
तो तापमान में तीव्र बढ़ोतरी, पहाड़ों पर पिघलते ग्लेशियर, हिमनद का पिघलना, समुद्र जल तल बढ़ना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना और वर्षा प्रतिरूप में बदलाव आना, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, पूछा गया है। तो यहाँ पे जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो है वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के सबसे प्रमुख कारण क्या है, निम्नवत है। पहला क्या है, तो तीव्र वनोन्मूलन, जिसके कारण वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास समाप्त होते जा रहे हैं। दूसरा, गैरकानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार। और तीसरा जो है वो प्रदूषण ने विभिन्न प्राणियों के आवास के भिन्न भिन्न प्रकार से दूषित कर दिया है। इससे इसमें रहने वाले जीवों का जीवन काल क्या हो गया है, वो कम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो हरियाणा का नहीं हिस्सा है, बाकी वो सबका है। क्वेश्चन नंबर 11, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः निश्चित स्थान पर बदलता है उसको क्या कहा जाता है, उसको सीयर कहा जाता है। तो सीयर के बारे में डिटेल देखते हैं। तो जीवों के भिन्न भिन्न आबादी वाले स्थानों को समुदाय कहते हैं। इन समुदायों के समूह को जीव समुदाय कहा जाता है। और समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है उसको सीयर कहा जाता है। परिवर्तन तथा परिवर्धन की यह प्रक्रिया, जिसमें पहले की अस्थायी क्रमावस्थाओं के बनने तक अनुवर्ती अस्थायी क्रमावस्थाएं बनती रहती हैं, इस प्रकार इस संपूर्ण क्रमिक प्रक्रिया को पारिस्थितिकी अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रमण एक दीर्घकालीन क्रिया है जिसके अंतिम चरण में एक अस्थायी या चरम समुदाय स्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है और भारत में लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी, के लेखक कौन है, तो वो रेचल कार्सन हैं इसके लेखक। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इस पुस्तक के लेखक रेचल कार्सन हैं। यह पुस्तक 27 सितंबर 1962 को कीटनाशक के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों का दस्तावेजीकरण करते हुए प्रकाशित की गई। कार्सन ने रासायनिक उद्योगों पर विघटन फैलाने का आरोप लगाया और सार्वजनिक अधिकारियों ने उद्योग के विपणन दावों को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनका आपको ऑर्डर सही करना है कि काल क्रमानुसार ये कब कब चीज़ें हुई हैं। तो हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है, और दूसरा है, यह जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन की घटना है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं। यूट्रोफिकेशन जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। जलीय तंत्र में जलीय प्रदूषण बढ़ने के कारण जैविक तथा अजैविक पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सुपोषण कहते हैं। इससे जलीय पौधों जैसे कि शैवाल आदि की वृद्धि हो जाती है, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तथा जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इनको एक ऑर्डर में आपको मैच करना है कि ये कब चीज़ें बनी हैं। तो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हम देख लेते हैं, 1972 में हुआ। ब्रटलैंड आयोग का प्रकाशन 1987 में हुआ और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 89 में हुआ, और रियो पृथ्वी जो शिखर सम्मेलन था 1992 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना, ये जो है ये सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। तो 2020 में आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 17 प्रश्न पूछे गए जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे। और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, किस किस टॉपिक से पूछे गए, वो भी सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखी। तो इसके बाद हम जो पर्यावरण में 2019 का पेपर था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का, उसमें जो प्रश्न पूछे गए इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनको 1 बाय 1 यहाँ पे हम सारे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि मानवीय गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है। तो उसको एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट कहते हैं या एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। आइए डिटेल में इसके बारे में देखते हैं। तो प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि WWF ने अपनी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018 जारी की है। इस रिपोर्ट में पर्यावरण
एवं वन्य जीवों पर मानवीय गतिविधियों के भयानक प्रभाव की चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि सन 1970 के बाद मानवीय गतिविधियों की वजह से वन्य जीवों की आबादी में 60% तथा वेटलैंड में 70% की कमी आई है। ठीक है, तो ये एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट के बारे में पूरी डिटेल थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो देखिए, ये उल्टा यू आकार का होता है, ऐसे होता है। इसके बारे में डिटेल पूरी हम देख लेते हैं। तो पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र जो होता है वो पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा कि पर्यावरणीय जो कुजनेट्स होता है वो पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति या जीडीपी या इसके मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार कैसा होता है? उल्टा यू आकार का होता है। आर्थिक समृद्धि के प्रारंभिक चरणों में प्रदूषण एवं पर्यावरण पर अन्य मानवीय प्रभाव में वृद्धि हुई, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के कुछ स्तर के पश्चात यह प्रवृत्ति उलट गई और उच्च स्तरों पर आर्थिक समृद्धि से पर्यावरण सुधार प्रदर्शित हुआ, जिसका आशय यह है कि पर्यावरणीय प्रभाव या प्रति व्यक्ति उत्सर्जन प्रति व्यक्ति जीडीपी का उल्टा यू आकार का फलन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कथन और कारण का। तो इसमें कथन है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। और कारण दिया गया कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी कर सके। तो ये दोनों ही सही है। आप सतत विकास की डेफिनेशन आप ये जानते होंगे कि ये सारी चीज़ें हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो वो SDG 6 है। ठीक है, तो SDG 6 में क्या है? तो उसमें पानी की उपलब्धता के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। देखिए, जितने भी SDG हैं उनको आप अच्छी तरीके से तैयार करिए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड ऐसा रहा है कि वहाँ पे SDG के बारे में डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया जाता है कि SDG 1 है तो उसमें क्या है, 2 है उसमें क्या है, 3 क्या है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो जाहिर सी बात है, नीति आयोग है, जो कि सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन का एक नोडल संस्थान है। वो भारत में सतत विकास लक्ष्यों यानी एजेंडा 2030 के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग एक नोडल संस्था है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? देखिए, लिंडमैन का नियम भी आप जानते हैं कि अगर एक स्टेप पे जो एनर्जी है वो जब अपने नेक्स्ट अपर लेवल पे पहुंचेगी तो वहाँ पे वो 10% घटती चली जाएगी। ठीक है, तो ये घटती है, जाहिर सी बात है घटेगी। डिटेल इसके बारे में देखते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के नियमानुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थान परिवर्तित करती है तब उसका कुछ ह्रास होता है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? घटती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है यूट्रोफिकेशन के बारे में। इससे रिलेटेड पहले भी हम प्रश्न देख चुके हैं। तो सुपोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है? तो यह जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन की घटना है। दूसरा है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या करता है? कम करता है। तो जाहिर सी बात है, आपने पहले के सेशन हमारे देखे या पहले के पेपर देखे होंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिला होगा कि जो सुपोषण होता है उसमें क्या डिफिनीशन होती है, क्या डिटेल होती है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो जब कोई जल निकाय पोषक तत्वों एवं खनिजों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है तो शैवाल की अत्यधिक वृद्धि को प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन या सुपोषण। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उस जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, शैवाल ज़्यादा हो जाएंगे तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज करेंगे, तो ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज करेंगे तो ऑक्सीजन घट जाएगी। ठीक है, और सुपोषण के निवारक उपाय क्या क्या हैं? तो इसमें पहला है, औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट जो होता है जल उपचार जल निकायों में अपने निर्वहन से पहले किया जाना चाहिए। कटाई के माध्यम से पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, और तीसरा जो है वो शैवाल को पानी से हटाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो इसमें उत्पादक जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं डिटेल में। तो इकोसिस्टम में उत्पादक जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक स्तर पर आगे बढ़ने से ऊर्जा का ह्रास होता है, इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से क्या होगी? अधिक होगी। संगठकों में सामान्यतः शामिल क्या क्या होते हैं? तो उत्पादक है जैसा कि पौधा है, उपभोक्ता क्या होगा? तो जानवर, मनुष्य इत्यादि हो जाएंगे, और अपघटक क्या होगा? जैसे कवक और जीवाणु हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो जो वेस्टर्न घाट है वो है सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न घाट। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा जा रहा है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। अब देखिए, मान लिया ये आपका जो है इक्वेटर है या भूमध्य रेखा है, यहाँ पे टेम्परेचर है और वर्षा है, सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। तो जब ये ध्रुवों की तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो जाति की विविधता होगी वो घटती जाएगी ध्रुवों की तरफ। ठीक है, और वो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे यही लिखा गया, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, बल्कि वृद्धि नहीं होगी, वो क्या होगी, वो कमी होगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसका एक्सप्रेशन है, सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता क्या होती है, वो घटती है। जैव विविधता प्रत्येक क्षेत्र में एक जैसी नहीं पाई जाती है, या उस क्षेत्र की जलवायु, मृदा, तापमान और आर्द्रता इत्यादि अनेक कारकों पर निर्भर करती है। जैव विविधता कहीं पर कम तो कहीं पर ज़्यादा पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जैव विविधता को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, और जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर क्या होगा, घटती जाएगी। मैंने आपको बताया कि भाई जब मतलब अनुकूल तापमान है और सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो वहाँ पे कम लोग निवास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, धुआं या जिसको इंग्लिश में स्मॉग कहते हैं, आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो वो नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण स्मॉग होता है। तो स्मॉग जो है आवश्यक रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा सल्फर की उपस्थिति के कारण होता है। स्मॉग शब्द धुआं और कोहरा दोनों से मिलकर बना होता है, जिसे धूम्र कोहरा कहा जाता है। यह गहन वायु प्रदूषण का एक प्रकार है जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों, ओजोन, धुएं और अन्य निलंबित कणों के संगठित रूप होता है। स्मॉग क्या है, एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ये आप याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, स्मॉग क्या है, तो देखिए कुछ ऐसे प्रदूषण होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषण होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। तो स्मॉग क्या है, स्मॉग एक द्वितीयक प्रदूषक है। क्यों है द्वितीयक प्रदूषक, ये आपने देखा, या नाइट्रोजन और सल्फर ये दोनों से मिलकर बनता है, इसलिए इसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो मीथेन जो है वो धान के खेत में उत्सर्जित होती है। डिटेल में देखते हैं। तो मीथेन क्या है, एक रंगहीन गंधहीन गैस है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य संगठक है और धान के खेत, कोयले की खदानों और घरेलू पशु वातावरण में मीथेन गैस के उत्सर्जन के स्रोत हैं। मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है, और वायुमंडल में मीथेन का घनत्व में वर्ष 1750 के बाद लगभग 150% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो लाइकेन्स है, आपने कई बार ये प्रश्न देखा होगा कि लाइकेन्स जो होते हैं वो वायु प्रदूषक के मतलब एक उदाहरण है। जहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे लाइकेन्स नहीं उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो वो दालों के पौधों के साथ संयोजन करते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दालों के पौधों की जड़ों के साथ संयोजन करते हैं। पौधे नाइट्रेट जिसको NO3 कहते हैं तथा नाइट्राइट NO2, देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नाइट्रेट का होता है NO3 और नाइट्राइट का होता है NO2 के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। यौगिक के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिर नाइट्रोजन है जिसको फिक्स नाइट्रोजन कहते हैं। अतः वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एजोटोबैक्टर और एजोस्पेरिलिसिम परिवार के जीवाणु वातावरण में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये दोनों नाम याद रखिएगा आप। ठीक है, ये जीवाणु जैव पोषक तत्वों से युक्त नम भूमि में पनपते हैं। इनकी उपस्थिति से भूमि में नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो वो जो नीला हरा शैवाल होता है जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो नील हरित शैवाल जैविक नाइट्रोजन के निर्धारण से संबंधित है। नील हरित शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है। यह प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यहाँ जीवाणु के नीले रंग का कारण इसका नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया पड़ा है। नील हरित शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन के यौगिकीकरण करके धान की फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। तो ये ग्रीन ब्लू एल्गी के बारे में डिटेल थी।
क्वेश्चन नंबर 16 है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जाहिर सी बात है 3 सुमेलित है ही। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो वो बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। स्टॉकहोम जो है वो अनवरत जैविक प्रदूषक से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल जो है वो ओजोन परत से रिलेटेड है। और जो क्योटो है, क्योटो प्रोटोकॉल, वो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, जल संरक्षण से रिलेटेड नहीं है। तो ये चारों फैक्ट बिल्कुल याद रखिएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये कथन और कारण का है। कथन है, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। और कारण है, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। तो बिल्कुल सही बात है, तितलियां जो होती हैं वो कम तापमान ज़्यादा सहन नहीं कर सकती, इसी वजह से वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही ज़्यादातर पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तितलियां क्या हैं, एक अनियत प्राणी हैं, इसलिए तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, बल्कि इनके रहने के लिए उष्ण एवं गर्म जलवायु वाला सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। विदित है कि तितलियां अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती हैं, परिणाम स्वरूप इनके शरीर का तापमान आसपास के अनुसार बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है, तो वो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्लोबल 500 जो प्राइज होता है वो दिया जाता है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो वो 2030 तक का रखा गया है। ठीक है, इसकी घोषणा मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 12 दिवसीय COP14 सम्मेलन में किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन 13 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। सम्मेलन में सदस्य देशों ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं और ये दोनों ही सही हैं। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है, और दूसरा है, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं, तो ये कुछ घटनाएं दी गई हैं और आपसे पूछा गया है इनको अकॉर्डिंग टू टाइम मैच करना है कि सबसे पहले कौन हुआ, सबसे बाद में कौन हुआ। तो यहाँ पे हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। देखिए, एक प्रश्न इस तरह से जरूर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये 22 प्रश्न जो हैं ये 2019 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछे गए थे। ठीक है, तो 2019 में लगभग अधिकतर प्रश्न पूछे गए, आप ये देख ही रहे हैं यहाँ पे 22 प्रश्न बहुत होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एनवायरनमेंट का ये 2019 का पेपर था, एनवायरनमेंट को रिलेटेड। तो इसके बाद हम देखते हैं 2018 का प्रीलिम्स का जो पेपर है, जिसमें कि एनवायरनमेंट से लेके कितने प्रश्न पूछे गए और वो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला जिसमें जो प्रश्न पूछा गया 2018 के प्रीलिम्स परीक्षा में यूपीपीसीएस में, तो निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि प्रजातीय विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो वो गहरे समुद्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, कोरल रीफ में या मरुस्थल में। अब आपको यहाँ पे छांटना है कि जो मतलब प्रजाति यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी। देखिए, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा वहाँ पे होगी जहाँ पे अनुकूल वातावरण होगा, अनुकूल जलवायु होगी, अनुकूल मृदा होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। तो जहाँ पे भी होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रजातीय विविधता पाई जाएगी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जानवरों और पौधों की प्रजातियों की विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में स्थित है। इसके अलावा प्रवालों में जैव विविधता सापेक्षता पाई जाती है। प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं। ये गर्म और उथले समुद्री जल में पाई जाती हैं। भारत में प्रवाल मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मन्नार की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में, कच्छ की खाड़ी में और लक्षद्वीप के समुद्री तटों में। तो ये फैक्ट एक बार जियोग्राफी में पूछा गया था कि जो कोरल रीफ होती है वो इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो 4 है और उसमें मन्नार की खाड़ी ऑप्शन था। ठीक है, तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जियोग्राफी के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा पहला का। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है, तो स्टेबल इन्वायरमेंट कौन सा सबसे होगा, तो जाहिर सी बात है महासागर होगा। क्यों होगा, तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, महासागर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों एवं भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन करता है। सागरीय या महासागर का जल खारा होता है, यह अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है।
पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं कौन कौन से, एक जैव होता है और दूसरा क्या होता है, अजैव घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है, तो वो जामनगर में स्थित है। ये प्रश्न एक बार पहले भी पूछा गया है। तो भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, जामनगर जिले में स्थित है, कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित है। मरीन नेशनल पार्क भारत का पहला समुद्री अभ्यारण्य है। यह समुद्री तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा के लिए गुजरात में स्थित है और इसमें लगभग 42 द्वीप शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मई को, बिल्कुल फैक्ट है, याद रखिएगा। हरित गृह प्रभाव क्या होता है, तो उसका मतलब वही वैश्विक जो ताप है उसमें वृद्धि हो जानी चाहिए, तो उसी को हम कहते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव है। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है, तो चक्रवात भी ज़्यादा आएंगे, बवंडर भी ज़्यादा आएंगे और तूफान भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का ये सारा इफेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, तो जाहिर सी बात है ओजोन पैदा करती है, आपने पहले भी देखा है। तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण द्वारा समताप मंडल पर होता है। समुद्र तट से 30-32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है। वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, जहां इसका निर्माण ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव स्वरूप होता है। इसकी गंध कैसी होती है, तो तीखी होती है और यह अत्यंत विषैली होती है ओजोन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। देखिए क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बाह्य मंडल है, ये सब तो हिंदी तो सही है, आप इंग्लिश भी इनकी याद करके रखिए कि क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश नहीं पता होगी तो आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर ये वर्ड हैं इनके बारे में थोड़ा विशेष तौर पर आप याद रखिएगा कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आपको आती रहे। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो मीथेन निम्न में से किसमें निकलती या उत्सर्जित होती है, तो धान के खेतों में निकलती या फिर दीमक की जो बाम्बी होती है वहाँ से, तो ए और बी दोनों ही सही है। एक्सप्रेशन देखते हैं, तो धान के खेत में मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। ऐसा मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। इसके अलावा पशुओं की जुगाली, वनस्पतियों के सड़ने, गोबर, धान के खेत तथा कोयले की खदानों से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। इसके अतिरिक्त दीमकों के कारण भी इनका उत्सर्जन की मात्रा में लगातार परिवर्तन हो रहा है। धान की खेती से भूमंडल का तापमान बढ़ सकता है क्योंकि इससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। मीथेन गैस सीएनजी में भी मिश्रित होती है। मीथेन गैस को एक दूसरा नाम क्या है, मार्स गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई, तो वो 2008 में की गई। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना। जलवायु परिवर्तन के कारण ही उच्च तापमान, वर्षा में बदलाव, समुद्री जलस्तर में वृद्धि, वन्य प्रजाति का नुकसान, रोगों का प्रसार और आर्थिक नुकसान होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की पैदावार कम होने से खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ निम्नीकरण जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। तो ये सारा 2008 में प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, तो वो पेरिस में हुआ था। देखिए, इससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जो करंट वाली चीज़ें वो ज़रूर रिलेट करके पढ़िएगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टैटिक ही फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे, जो करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी आपको आएंगी। खैर, एग्जामिनेशन से पहले 1 साल 1.5 साल का लगभग जो भी इन्वायरमेंट का करंट होगा वो हम चैनल पे अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ये है या नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई बार जल्दीबाजी में हम ध्यान नहीं दे पाते, प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मानस जो है वो असम में है, पेरियार केरल में है और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई, तो बाघ परियोजना कब शुरू हो गई, 1973 में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1 अप्रैल 1973 को शुरू की गई। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है। अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है, 3167 और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वो हंगुल या
कश्मीरी स्टैग से, जो कि वहाँ का राजकीय पशु भी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो ये वनस्पति है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्वस्थानीय होता है और एक वाह्य स्थानीय होता है। ठीक है, तो स्वस्थानीय का मतलब जैसे कोई भी जानवर यहाँ रह रहा है, वो पहले से भी यहाँ रह रहा है, तो उसी को एक संरक्षित एरिया बना दिया गया, तो उसको कहा जाता है स्वस्थानीय। और मान लिया कोई भी जानवर यहाँ रह रहा है, उसको यहाँ से ले जाके किसी दूसरी जगह पार्क में रख दिया गया या स्टेबल कर दिया गया, तो उसको वाह्य स्थानीय कहा जाता है। तो वानस्पतिक बाग जो है ये स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है, ये वाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो मानव जनित जीवों का उदाहरण क्या होगा? तो वो फसली भूमि में, बाकी इसमें तो सब नेचुरल ही है, जल तंत्र है, घास का मैदान है, वर्षा वन है, तो फसली भूमि जो होगा ये मानव जनित जीवों में होगा। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो मानव जनित जीवों का उदाहरण क्या है? फसली भूमि, जबकि जल तंत्र, घास के मैदान, वर्षा वन प्रकृति जनित जीवों का उदाहरण है। जीवों को एक बृहद प्राकृतिक परितंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे हम पौधों और जानवरों के समुदायों का अध्ययन करते हैं। जीवों को पर्यावास भी कहते हैं। जीवों में हरे पौधों का प्रभुत्व होता है। इनका कुल जीवभार जंतुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वही सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? हमने शायद 2019 के पेपर में देखा था, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। तो ये स्मॉग जो है क्या है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। देखिए, लास्ट ईयर के प्रश्न से अगर आप देख रहे हैं ये सारी चीज़, तो आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो किस लेवल के पूछे जा रहे हैं और कहाँ से बार बार मिला के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये डिसाइड आप ही करिए। तो स्मॉग जो है क्या? एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं कर सकता है? तो जाहिर सी बात है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, जिस पे आजकल तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। बाकी तो और सारे जो क्या होंगे, वो पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सौर ऊर्जा सीधे क्या है? सूर्य से प्राप्त होती है और यह मौसम और जलवायु का परिवर्तन करते हैं। यह धरती पर सभी प्रकार के जीवन का सहारा है। सूर्य की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलने का मुख्य जो स्रोत है वो क्या है? सौर ऊर्जा से के रूप में जाना जाता है। जबकि नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब क्या है? पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है पूछा जा रहा है? तो पहला है, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। दूसरा है, भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। और तीसरा है, भारत आपदा युक्त देश है। इनमें से आपको बताना, और चौथा भी है इसमें कि मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव क्या करते हैं? कम करते हैं। तो मैंग्रोव जो वन होते हैं वो चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पहला है, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। क्यों करती हैं? तो प्राकृतिक आपदाएं एक ऐसी प्राकृतिक जोखिम का परिणाम है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप, जो मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। दूसरा, भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में जहरीली गैस कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुआ था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस गैस के कारण हुआ था और कंपनी कौन थी, वो सब कुछ पूछा गया है इसमें। तीसरा, भारत एक बहु आपदा युक्त देश है। किसी भी देश के मुकाबले भारत में सबसे अधिक आपदाएं घटती हैं। और चौथा है, जो मैंग्रोव वन होते हैं वो चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं। यह वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो चारों दिए गए हैं वो चारों ही सही हैं, ऑप्शन ऐसा नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस क्या है? एक पर्यावरण संगठन है, लेकिन यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है। ग्रीन पीस का लक्ष्य अपनी समग्र विविधता में जीवन को पोषित करने, पृथ्वी की क्षमता को सुनिश्चित करना। वर्तमान में ग्रीन पीस क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व पर्यावरण अभियानों को प्राथमिकता देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? ठीक है, तो वो कंगारू चूहा है। तो कंगारू चूहा लंबे समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। यह चूहा कैलिफोर्निया के डेथ वैली में रहता है। यह बिना पानी पिए 10 साल तक जीवित रह सकता है। कंगारू चूहा एक स्तनधारी जीव है। अन्य जानवर जैसे विशालकाय कछुए, ट्री फ्रॉग और ऊंट जो लंबे समय तक पानी पिए बिना भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होगा? वो कंगारू चूहा ही होगा, जो कि कहाँ पाया जाता है? कैलिफोर्निया के डेथ वैली में। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंसिनरेटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो कूड़ा कचरा जो होता है उसको जलाने के लिए इंसिनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ये इंसिनरेटर क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी सामग्री, कूड़ा कचरा
विशेषकर कार्बनिक रसायन वाली सामग्री को जलाया जाता है और उसके बड़े भाग को राख व धुएं में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अपशिष्ट प्रबंधन में भी बहुत उपयोगी है। इंसिनरेटर का कार्य कूड़े कचरे को जलाकर इस प्रकार के अंश में बदलना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने का कारण बन गया? तो वो डिक्लोफिनेक है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक दवा क्या है? डिक्लोफिनेक है। इस दवा को खाने के बाद पशु जो मर जाते हैं, मरे हुए पशुओं के मांस खाने वाले गिद्धों के गुर्दे खराब हो जाते हैं और मरने लगते हैं। इसलिए डिक्लोफिनेक दवा के उपयोग पर केंद्र सरकार ने 2008 में प्रतिबंध लगाया था। संरक्षण कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले 12 सालों में गिद्धों की संख्या में 97% की कमी दर्ज की गई और ये विलुप्ति की कगार पे हैं। देखिए, ये जो है ना डिक्लोफिनेक दवा खाने से जो गिद्ध होते हैं उनके क्या खराब हो, उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं। ये सब फैक्ट है, हो सकता है पूछ ही लिया जाए, तो छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी चाहिए हमें। तो 2018 के आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखें इन्वायरमेंट के, तो आपको 23 प्रश्न मिल जाएंगे जो कि पूछे गए। ठीक है, तो इस हिसाब से 2023 से लेकर के और 2018 तक के हमने सारे जो पेपर थे वो डिस्कस किए 1 बाय 1 और सारी चीज़ें यहाँ पे देखी कि इन्वायरमेंट से जो प्रश्न हैं वो कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से कितने पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यूपीपीसीएस में, और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका लेवल क्या है और वो किस एरिया से पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। देखिए 5 साल का पेपर अगर आप सभी जो सामान्य अध्ययन का है उसमें सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि आपको स्टडी किस लेवल की करनी है, कहाँ पे किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। ठीक है, देखिए कोई भी टॉपिक होता है बुक में तो वो अपने हिसाब से दिया होता है, लेकिन उस टॉपिक को कितना आपको टच करके जाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और सफलता और असफलता ये दोनों चीज़ों का जो एक गैप होता है ना, बस यही डिसाइड होता है वो कि किस टॉपिक पे हमें कितना ध्यान देना है और किस टॉपिक को बहुत छोटा सा थोड़ा सा करके छोड़ देना है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट का पूरा डिटेल था 2023 से लेकर 2018 तक का जो पूरा पेपर था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा आपको लिंक, तो वो भी आप ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।